चरित्र हेलो हेलो चरितभिक्वे चारिकम लोकानुकंपाय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ऐसा सद्धम्म का मार्ग बताने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध। भगवान गौतम बुद्ध के बाद बुद्ध की विचारधारा इस समाज में मतलब ग्राउंड लेवल तक लेके जाने वाले तमाम संत गुरु महापुरुष, उसी में जिन्होंने हमें शिक्षा दी, इनके शिक्षा के कारण आज हम यहाँ पे बैठे हैं। ऐसे महात्मा ज्योतिबा फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज, संविधान के जनक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और आज जिनका महापरिनिर्वाण दिन है ऐसे मान्यवर श्री घनश्याम साहब, इन सभी में तमाम महापुरुषों को मैं अभिवादन करता हूँ। और साथ में डायस पर विराजमान सभी मान्यवर, मैं सभी का नाम जानबूझ के लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि उतना ही समय मैं बात करने में डालूँ, इसलिए मैं पहले आप सभी का माफ़ी मांगता हूँ। आप सभी स्टेज पे जो ऊपर जो बैठे हैं और जो मेरे सामने मेरे साथी लोग बैठे हैं, इन सभी का मैं आदर व्यक्त करता हूँ और मेरा विषय की शुरुआत करता हूँ। मेरा विषय है कि भारत का संविधान असुरक्षित क्यों और उसे बचाने के लिए बुद्धिजीवी लोगों का दायित्व क्या है। साथियों, ये बात पर मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं छात्र हूँ, और मैं छात्र जब हूँ तो मैं किताबें पढ़ता हूँ, और किताब जब पढ़ता हूँ तो मैं सोसाइटी को भी देखता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि जो किताब में लिखा गया है वो सोसाइटी में हो रहा है या नहीं। तो मैंने कुछ चीज़ें फील की, मैंने कुछ चीज़ें अनुभव की। तो आप हमारे पालक लोग हैं, तो मैं आपके साथ वो बातें शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जो देख रहा हूँ वो सच में सही है या मैं कुछ देख रहा हूँ ये गलत है। ये बताने के लिए ये मैं आज यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं कोई स्पीच नहीं दे रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ समाज में वो आपके साथ मैं बताना चाहता हूँ। तो इस विषय के ऊपर बात करने में मैं 3 स्तर पर बात करूंगा कि भारत का संविधान सुरक्षित है या नहीं, ये स्तर। दूसरे स्तर पर कि हम बुद्धिजीवी लोग हैं तो कैसे बने, हमारा सफ़र क्या था बुद्धिजीवी बनने का, और उसके बाद तीसरा है हमारा दायित्व क्या है। तो शुरुआत करने से पहले ये कहा जाता था, हमें स्कूल में ये पढ़ाया गया है कि भारत का संविधान का जो सार है, जो कंक्लूजन है, वो भारत का प्रियम्बल है। तो भारत का संविधान समझने के लिए हम आज प्रियम्बल को देखते हैं। तो जब हम प्रियम्बल की शुरुआत होती है तो उसका शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम यानी कौन लोग, स्त्री पुरुष या किसी एक समाज के लोग या सभी समाज के लोग। तो वो बाबा साहब वहाँ आए भी डाल सकते थे। वहाँ डिबेट जब चली तो वो कुछ लोग भी बोल रहे थे कि किसी भगवान को समर्पित करना चाहिए, कोई कुछ बोलते थे स्त्री पुरुष को समर्पित करना चाहिए, लेकिन वी द पीपल। तो वी में हम में बस गिने चुने लोग नहीं आते। तो हम इस शब्द में यहाँ के सभी समाज के लोग, सभी जाति धर्म के लोग, और जो लोग धर्म को भी नहीं मानते हैं ऐसे भी लोग, और साथ में साथ बस स्त्री पुरुष ही नहीं, तो यहाँ रोडों पर जो ट्रांसजेंडर घूमते हैं ना, जिसे हम हिजड़ा भी कहते हैं, वो भी लोग जो रोड पे भीख मांगते हैं, जिनके पास कोई खुद की आइडेंटिटी नहीं है। जो इंसान यहाँ जन्म होता है वो लोग, और जो मर गए वो भी लोग। मैं मर गए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज इस देश में कानून लाया जा रहा है कि हमें अपना कागज दिखाना पड़ रहा है। तो कुछ लोग हैं इस देश में जो बोलते कि हम कागज नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमारे जो पूर्वज जो इस मिट्टी में दफन है वही हमारा प्रूफ है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि कल जाके हो सकता है हमारे आइडेंटिटी पे भी सवाल हो जाए कि हम इस भारत के थे या नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई डायरेक्ट विचारों से है। तो पहला ही वर्ड जब हम बोलते वी, तो उसमें वी यानी यहाँ की डेमोक्रेसी आती है, यहाँ के प्रजासत्ताक लोकसत्ताक जो लोग होते हैं। तो हम देखना चाहेंगे कि लोकशाही किसे कहेंगे। लोकशाही का मतलब ये नहीं है कि 100 में से 80 लोग अगर एक साइड से हो, या इस हॉल में अगर किसी एक बात पे हमें एग्री करना हो तो हम हॉल में बोलेंगे कि इस बात पे कितने लोग एग्री है। तो हॉल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्री होना यानी लोकशाही नहीं है। इस हॉल में कुछ गिने चुने लोग होंगे, वो बोलेंगे कि हम आपके बात से एग्री नहीं है, ये बोलने का हक लोकशाही है। अगर सब लोग एक मुद्दे पे एग्री होती, ये लोकशाही होती, तो राजेशाही में तो पूरा राजा जो बोलेगा उसे हाँ बोलता था, तो हम उसे लोकशाही बोलेंगे क्या? क्योंकि राजा के टाइम में ना बोलने का अधिकार नहीं था, और ना बोलने का या असहमति दिखाने का जो अधिकार है वो हमें संविधान देता है। तो साथियों, आप तो रोज झेल रहे हैं और हम भी झेल रहे हैं कि जब हम सोसाइटी में या समाज में हम किसी पॉलिसीज के साथ
किसी विचारधारा के साथ या किसी जो भी बदलाव हो रहे समाज में उसके ऊपर हम इससे सहमत नहीं है, ये बोलने का आज हमें अधिकार है या नहीं, इसके ऊपर आज हमें सोचना है। तो पहला ही वर्ड जो शुरू होता है तो वो भारत में मतलब ये 50, मैं किसी दौर या स्पेसिफिक एक सरकार को ये टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं विचारधारा से बात कर रहा हूँ। तो 50 से लेकर आज तक हमने 75वीं मतलब वो वर्षगांठ मनाई इस देश की, लेकिन हम वी द पीपल तक पहुंचे क्या, ये हमारा सवाल है। दूसरा, प्रियम्बल में संप्रभुता बोली है, सोवरेनिटी। संप्रभुता यानी इसका मतलब ये होता है कि देश सुप्रीम है, देश को चलाने वाली सरकार सुप्रीम है, वो देश को चलाएगी। हमारा मतलब जो संप्रभु राष्ट्र है उसका कंट्रोल इस देश के नागरिक और देश पर रहेगा। तो जब हम इस व्यवस्था को देखते हैं तो ये व्यवस्था हम लोग मिलके चला रहे हैं या कोई व्यापारी लोग, कारखानदार लोग, अडानी अंबानी जैसे लोग वो चला रहे हैं? तो इसका हाँ, तो ये इंटरेक्शन सेशन है, तो आप थोड़ा उसमें बोल भी सकते हो, जैसे सर बोल रहे तो इसके ऊपर हमें सोचना है। ऐसा ना हो कि ये वन वे प्रोसेस हो, किसी ने बोल के जाना और हमने बस सुन के चले जाना। तो जब संविधान बोलता है कि राष्ट्र संप्रभु है, इसके ऊपर देश का, इसके नागरिक का कंट्रोल होगा, लेकिन आज जब हम व्यवस्था को देख रहे हैं तो जो बड़े बड़े उद्योगपति है वो देश को चला रहे हैं। उसके बाद समाजवाद, ये शब्द है प्रियम्बल में। समाजवाद यानी ये क्यों डाला गया? समाजवाद का ऊपरी में जानकारी बताता हूँ। समाजवाद का ये होता है कि समाजवाद में जो राज्य होता है वो अपने नागरिकों को सर्विस प्रोवाइड करता है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। इसलिए जितने भी अभी हमारे रिटायर यहाँ पे अधिकारी बैठे हैं तो इनको सर्विसमैन कहा गया या सर्विस वुमेन कहा गया कि ये लोगों ने सर्विस, देश के लिए अपनी सर्विस दी है, इन्होंने अपना पर्सनल प्रॉफिट नहीं दिया। क्यों? अगर ये गवर्नमेंट के लिए काम कर रही थी इसीलिए। लेकिन संप्रभुता, ये समाजवाद में हुआ क्या है कि जो चीज़ें सरकारी थी, मैं बचपन से बामसेप के प्रोग्राम सुनते आया हूँ, तो यही जो स्टेज पे बैठे या बामसेप के देश भर के तमाम जो साथी थे वो 20 साल पहले बोलते थे कि खासगीकरण कितना धोखादायक है, खासगी जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो आने वाले समय में क्या हो सकता है, वो आज हम झेल रहे। जो हो सकता है बोलत हो रहे थे, आज वो हो रहा है, आज वो समाज में दिख रहा है हमें। तो प्राइवेटाइजेशन, जहाँ जो भी चीज़ प्राइवेट होती है वहाँ प्रॉफिट आता है, और जहाँ प्रॉफिट आता है तो वहाँ तुम्हारे मतलब जो सर्विस देने की जो इच्छा होती है वो नहीं होती। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि कौन से सेक्टर में हमें सर्विस सरकार मतलब ये देश देता था या संविधान देता था, एक हेल्थ, एजुकेशन और जॉब, हम तीन ही चीज़ों को देखेंगे। एजुकेशन, मैं पीएचडी कर रहा हूँ गांधीनगर से। सर मेरी जो फीस थी, अब तक मैंने हाईएस्ट फीस दी है 2100 रुपये, उससे ज़्यादा अब तक मैंने शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए अभी तक खर्चा नहीं किया। 2100 रुपये हाईएस्ट फीस है और पीएचडी तक आया हूँ। लेकिन मेरा छोटा भाई है घर का, वो अभी केजी में या क्लास 1 में जा रहा है, उसकी फीस 1 लाख रुपए। तो ये जो तफावत आई है 20 साल पहले की शिक्षा पद्धति जो पहले थी, जिसमें आप सब लोग पढ़े, और आज 20 साल में होने वाला बदल, जहां हमें 1 रुपया नहीं लगता था क्लास 1 में जाने के लिए, आज हमें वहां पे लाखों रुपए देना पड़ रहे हैं। क्यों देना पड़ रहे हैं? कि उस टाइम शिक्षा सर्विस थी, शिक्षा के ऊपर, शिक्षा कमोडिटी नहीं थी, शिक्षा व्यापार नहीं था। शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन किया गया, शिक्षा का व्यापार किया गया। जैसे मोबाइल है, मोबाइल 5000 में भी मिलता है मार्केट में, मोबाइल 50,000 में भी मिलता है मार्केट में, लेकिन फ़र्क क्या है? क्वालिटी का फ़र्क है। तो गांधीनगर के एक सेक्टर के एक गली में कोई स्कूल होगा 2 कमरे का, वहाँ भी शिक्षा मिलती है, और गांधीनगर में एक बड़ा आलीशान एक स्कूल होगा जो मल्टीनेशनल कंपनी जैसा दिखेगा, वहाँ भी शिक्षा मिलती है, लेकिन क्वालिटी का फ़र्क है। तो शिक्षा महंगी हुई, क्वालिटी का फ़र्क। और उसके बाद हेल्थ तो हमने ये 2 साल में हेल्थ के ऊपर हमने, जिस देश की कंडीशन क्या है, ये 2 साल में हमने बहुत नज़दीक से देखा है। इस हॉल में कोई नहीं जिसका जानने वाला, जिसके घर वाला है कोई अपना, इस देश में बिना ऑक्सीजन का मरा है, कोविड से नहीं मरा है। इस देश में बहुत सारे लोग, अगर उनको टाइम पे ऑक्सीजन मिलता तो बहुत सारे लोग इस देश में बच जाते। हमारी लोक संख्या 100 करोड़ के आगे, और 2 साल में सेकेंड वेव में ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ लोग बीमार हुए होंगे कोविड से। तो हमारे 100 करोड़ देश में 1 करोड़ मतलब अगर परसेंटेज वाइज भी निकाला हमने तो 1% लोग हो गए कि जिनको इस देश में कोविड हुआ।
तो हमारे पास 1% लोगों को देने के लिए व्यवस्था नहीं है। मतलब ये क्यों हुआ है? और दूसरी बात, मैं भी इसी गांधीनगर के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट था। 15 दिन तक मुझे भी ऑक्सीजन था। मैंने बहुत नज़दीक से ये चीज़ सब देखी थी। तब मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि जब हमने कोविड का फर्स्ट वेव देखा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन क्यों होना चाहिए, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जब आप 1 साल या 2 साल पीछे जाके देखो, जब कोविड इस देश में नया नया आया था तो किसी डॉक्टर को पता नहीं था कैसे ट्रीट करना है, समाज को पता नहीं था कि हमें कैसे रहना है, सब लोग डरे हुए थे। उस टाइम जो प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल्स थे, गली से लेकर देश के अलग अलग जो सिटीज़ में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, ज़्यादातर हॉस्पिटल ऐसे थे जिन्होंने ताले लगा लिए थे। कोविड के पहले अगर 6 महीने हम याद करेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी को एडमिशन जल्दी, मतलब कोई पेशेंट है तो उसे एडमिशन नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो लोग भी डर रहे थे। वहीं पर जो सिविल हॉस्पिटल थे, जो उन लोगों को भी कोविड क्या है वो पता नहीं था, वो लोग 6-6, वो डॉक्टर, वो नर्स, वो 6-6 महीने घर नहीं गए, उन्होंने कोविड के लिए काम किया। और जब 1 साल के बाद जब उन्होंने बिल देखा तो हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, मैं खुद गया था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे जाते टाइम मेरे पास पैसे भी नहीं थे, आया भी तो पैसे नहीं थे, मैं 1 रुपया भी मुझे खर्च लगा क्योंकि मैं सिविल हॉस्पिटल में था इसीलिए। लेकिन मेरे साथ अगर मैं ही प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर उस टाइम होता तो 8 से 9 लाख के बीच में मेरा पूरा टोटल बिल बनता, जो कि मेरे माँ बाप की पूरी ज़िंदगी की कमाई थी, जो बस 15 दिन में जाने वाली थी। तो ऐसे हॉस्पिटल, अगर हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज़्यादा होते तो लोगों की जान भी बचती, लोगों के बहुत सारे पैसे भी बचते। तो ऐसे हेल्थ के बारे में अगर प्राइवेटाइजेशन कैसे हो जा रहा है ये आप अच्छे से भी जानते हो, लेकिन मैं ये एक बार फ्लैशबैक करना चाहता था। दूसरा था जॉब। तो इस जॉब के ऊपर आज हम देख रहे हैं कि जॉब में भी जैसे प्राइवेटाइजेशन, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं, संस्था होते हैं, बाहर के खासगी लोगों को दिया जाता है। मेरे घर फैमिली मेंबर का एक एक्सपीरियंस है। मेरे पापा है, मतलब मेरे भाई के, मतलब कज़न है, मेरा अंकल, चाचा, तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो उनको सरकार देती है 60 से 70 हज़ार रुपये पेमेंट, लेकिन वो मुझे बता रहे थे कि आज वो मुंबई कॉरपोरेशन में जॉब करते हैं। तो वो बोल रहे थे कि आज हमारे यहाँ जॉब की ये हालत है कि जहाँ पे 60 हज़ार में एक आदमी काम करता था, उसके परिवार की सुरक्षा सरकार लेता था, उसका हेल्थ या उसका इंश्योरेंस, उसके रहने का सब सुरक्षा गवर्नमेंट के पास होता था और वो गवर्नमेंट को सर्विस देता था। आज प्राइवेट कोई लोग आ रहे हैं, ये कोई संस्था आ रही है, उनके तरफ से लोगों को भरा जा रहा है। तो 60 हज़ार में ये 2 लोग रख रहे हैं, 20-20 हज़ार के लिए हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। और क्योंकि जॉब ही नहीं तो 20 हज़ार के लिए भी काम करने के लिए अगर हमने यहाँ पे 500 सीट निकाले तो 5,000 लोग उसके लिए एप्लीकेशन देंगे 20 हज़ार के लिए काम करने के लिए। तो ये लोग 60 हज़ार में 3 लोगों को रख रहे हैं जिनकी सुरक्षा का कोई गारंटी सरकार के पास नहीं थी, वो संस्था जाने, उनका ना हेल्थ या कोई इंश्योरेंस या उनकी कोई फैमिली की सुरक्षा। तो ये चीज़ ये 20 सालों में, ये 50-20 सालों में हमने ये जो देखा है ये बदली है। ये बताता है कि आने वाले समय में हम, जैसे ये विषय दिया कि असुरक्षित क्यों, ये असुरक्षता है हमारी एजुकेशन में असुरक्षा है, हमारी हेल्थ में हम असुरक्षित है, हमारे नौकरियों में। ये मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये आप जो बैठे हैं ना, ये हमारी आखिरी पीढ़ी है कि जिन्होंने इस पोस्ट तक आप पहुँचे, हम नहीं पहुँच पाओगे। क्योंकि आज हमारे PhD होने के बाद भी हम सोच रहे हैं कि हमारे बाद मतलब हम जॉब कहाँ पे करें। आज हमें सभी सभी दरवाजे बंद नज़र आ रहे हैं। ये हमारे जनरेशन की ये पहली और आखिरी पीढ़ी थी कि जो मतलब नाली साफ करने से लेकर देश के IAS IPS तक हमारे लोग गए। लेकिन आज जो देख रहे हैं हम, तो आज हमारे जो बच्चे, आप सब लोगों को पता है कि अपने घर में अपने बच्चों की क्या हालत है। ये हालत प्राइवेटाइजेशन की वजह से है। तो ये है समाजवाद, कि समाजवाद का मुद्दा। नेक्स्ट था प्रियम्बल में कि न्याय, किस चीज़ में न्याय चाहिए हमें चाहिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का अगर हमें उदाहरण लेना है तो गुजरात उसके लिए मुझे लगता है सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा। क्योंकि इसी गुजरात में ऊना भी हुआ है, इसी गुजरात में हर 1-2 महीने में बलात्कार, रेप होते हैं। और एक घटना तो गुजरात में बहुत आम है, इनहेलेशन कास्ट बुक पढ़ रहा था बाबा साहब की। बाबा साहब उसमें बोलते कि गुजरात के एक्सपीरियंस बाबा साहब बताते। तो बाबा साहब बोलते थे कि गुजरात में लोगों को बारात, मतलब घोड़े के ऊपर से बाराती को उतार दिया जाता है। ये कब बात कर रहे थे बाबा साहब? 1935 में। और आज भी हर साल न्यूज़पेपर में जब शादी का दौर आता है तो ये न्यूज़ हमेशा आती ही है कि किसी गांव में किसी दूल्हे को उतार दिया गया, किसी ने मूंछ रखी तो उसे मारा गया। तो मतलब हमारे 50-100 साल होने आए हैं अभी, तो 100 साल में भी हमारी कंडीशन जो थी वो वही है, बस हमारे कपड़े और हमारे थोड़े से मकान बदले हैं।
लेकिन जो हमारी सामाजिक परिस्थिति वो वैसी ही है। तो हमें सामाजिक न्याय है या नहीं, या आप अच्छे तरह से समाज में देख रहे हैं। उसके बाद आर्थिक न्याय, अगर आज देख रहे हैं, कोविड आने के पहले इस देश का जो अमीर अमीर होते जा रहा था, गरीब 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 होते जा रहा था। ये दोनों की जो बीच की दरी है वो बढ़ती जा रही थी। लेकिन कोविड आने के बाद तो जो गरीबी का जो स्तर जो बढ़ा है, बहुत कई सारे रिपोर्ट आए गवर्नमेंट के भी, कि जिसमें ये बताया गया है कि कितने सारे लोगों के जॉब गए, कितने लोग जो मतलब जिनके पास जॉब थे, जिनके पास सेविंग्स थी, वो भी कैसे चली गई। ये कोविड में हमने बहुत नज़दीक से देखा है। और राजनीतिक जो न्याय, अभी एडवोकेट सर बता के गए कि हमें लड़ना तो है, लेकिन हमारे कई सारे टुकड़े, ये तो हमारे अंदर भी हमें प्रॉब्लम है, और जिनके साथ हमें लड़ना है वो लोग तो हमें कभी कंसीडर ही नहीं करते। आज भी 75 साल हुए इस देश में संविधान लागू होके, लेकिन वही लोग सभी संसद में है, जहाँ पे मतलब अपने में से जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि जहाँ से रिजर्व सीट है वहीं से कैंडिडेट चुन के आता है, फिर वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो। जनरल सीट पे हमारा आज भी हमारा कोई कैंडिडेट जीत के नहीं आता। क्यों नहीं जीत के आता है? क्योंकि सबसे पहले हमारी जाति देखी जाती टिकट देते टाइम। तो संविधान तो बताता है हमें कहाँ पे न्याय चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर आज 75 साल बाद भी हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है क्या? ये हमने सवाल पूछना चाहिए। उसके बाद समता किस चीज की चाहिए? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। समता तो प्रतिष्ठा, आज भी समाज गांव में हमें जो प्रतिष्ठा चाहिए, इंसान बोल के जो प्रतिष्ठा चाहिए, आज भी हमें मिलती नहीं। मेरा खुद का एग्जांपल बताता हूँ। मैं मेरे गांव में, हमारे 300 लोगों का गांव है, अजंता के पास मेरा गाँव, अजंता लेनी मेरे घर के पास में ही है। तो वहाँ पर गाँव है, 300-400 लोगों का गाँव है। उस गांव में बस पढ़ा लिखा बस मेरी एक फैमिली थी। लेकिन आज भी हम गांव में जब जाते हैं सर, आपका भी पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, आप कितने भी बड़े अधिकारी बनो, लेकिन आप अपना जो खुद का गांव होता है उस गांव में जाते हैं, तो वहाँ का अनपढ़ आदमी जब हमसे बात करता है तो वो आदमी अपना एक जो सोशल स्टेटस है जाति का, वो ऊपर रख के ही बात करता है। वहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने पढ़े लिखे हो या तुम कितने अमीर हो। वो उसी नज़र से देखता है जिस नज़र से बरसों से देख के आ रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण, इस देश के राष्ट्रपति, इस देश के मालिक है ना वो, लेकिन उनको भी जाति की नज़र से देखा जाता है और मंदिर में जाने के लिए रोक दिया जाता है। इसका मतलब तुम कितना भी तुम्हारे पास पैसा हो, तुम्हारे पास कितनी भी बड़ी डिग्रियाँ हो, कितनी भी बड़ी पोस्ट हो, लेकिन समाज की जो मानसिकता है वो आज भी वही है जो पहले थी। तो ये बताता है कि आज भी हमें मतलब प्रतिष्ठा जो है और अवसर की समानता नहीं है। उसके बाद बंधुता किस चीज़ में चाहिए? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली। ये लोकशाही वाला देश है। लोकशाही में मैंने जैसे पहले बोला कि हम किसी बात से सहमत नहीं, ये बोलने का अधिकार लोकशाही देती है। और जब कुछ लोग इस देश में बोल रहे हैं कि हम आपके कोई नीति के साथ सहमत नहीं, तो उनके ऊपर गाड़ियाँ चलाई जाती है, उनके ऊपर गोली से मार दिया जाता है। ये वही देश है जहाँ सभी प्रियम्बल में तो यही बोला जा रहा है कि व्यक्ति की गरिमा सबसे महत्वपूर्ण है, राष्ट्र में एकता और अखंडता जरूरी है। लेकिन मैं मेरे महाराष्ट्र का एग्जाम्पल बताता हूँ। महाराष्ट्र में एक पॉलिटिक्स चलती है, यूपी बिहार के साथ हेट, गुजरातियों के साथ हेट। अगर महाराष्ट्र में अगर तुम मुंबई में जाओगे तो आपको भारतीय ये नहीं बोलेंगे, आपको पहले बोलेंगे आप तो गुजराती है, आप तो यूपी वाले, बिहार वाले। हाँ, नॉर्थ साउथ का वाद। हाँ, नॉर्थ ईस्ट के लोग और हाँ, इधर के इस साइड मेन लैंड में जो रहने वाले लोग यहाँ पे बात। तो कहाँ है हमारी अखंडता, कहाँ है हमारी बंधुता? तो ये हमारे देश की आज की कंडीशन है। तो जो प्रियम्बल में अभी हमने जो पढ़े ये शब्द, ये उसमें हाईलाइट किए गए। तो जब सुतरिया सर ने विषय दिया तब मैं ये चीज़ें देख रहा था कि ये देखते टाइम मुझे ये चीज़ें दिखी जो मैंने आपके सामने बताई। तो शायद ये अगर आपको भी यही दिखाई दे रही होगी, तो हमें आज यह बोलना पड़ेगा कि आज संविधान असुरक्षित है। फिर बात आती है कि असुरक्षित है तो फिर बुद्धिजीवी लोगों का या उसके नागरिकों का दायित्व क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि बुद्धिजीवी किसे कहे। तो बुद्धिजीवी की व्याख्या बाबा साहब ने अपने राइटिंग स्पीचेस में भी किया और एनिलेशन क्लास में भी बाबा साहब बोलते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग ये अल्प होता है, मतलब समाज में उसकी संख्या बहुत कम होती है और उसे फॉलो करने वाला समाज होता है, समाज उन लोगों को फॉलो करता है। तो बाबा साहब बोलते बुद्धिजीवी लोग वही होता है कि जो समाज को सही राह दिखा पाए और जब समय आया तो वो समाज का नेतृत्व भी करेगा, वो बुद्धिजीवी होता है।
बुद्धिजीवी का मतलब ये नहीं कि हम जैसे कोई डिग्री ली, पीएचडी किया या हमारे पास बहुत सारी डिग्री तो हम बुद्धिजीवी हुए, तो ये बुद्धिजीवी का डेफिनेशन नहीं है। बुद्धिजीवी ये भी नहीं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पद है फिर हम बुद्धिजीवी, ये भी नहीं है। बुद्धिजीवी वो होता है कि वो समाज को चिकित्सक नज़र से देखे, समाज सही राह पे जा रहा है यानी ये भी वो सोचे, और अगर समय आया तो समाज का नेतृत्व करे, वो बुद्धिजीवी होता है। तो ये बुद्धिजीवी, तो जब हम इसमें देखते तो कई सारे यहाँ पर जो लोग हैं, मैं ये बात अभी जो यहाँ से आगे वाली बात कर रहा हूँ, ये इस हॉल के जो बाहर हमारा समाज है उसके लिए बात कर रहा हूँ। आप बुद्धिजीवी लोग हैं ये मैं मानता हूँ, क्योंकि आप आपका समय, आप बहुत सारे जॉब करते टाइम बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं कि आपको ऐसे प्रोग्राम में नहीं जाना है, फिर भी आप समय निकाल के सब लोग आए। और यहाँ पे स्टेज पे जो बैठे हमारे निवृत्त अधिकारी लोग हैं, ये लोग उस टाइम में भी समाज का काम किया। आप अब जब उनको आराम करने का टाइम आया है तो तभी भी ये लोग लड़ रहे हैं। तो मैं, मेरे नज़र में आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, ये बोल के मैं आगे की बात कर रहा हूँ। तो पहले हम अपने से ही सोचते हैं कि हम आज मतलब बड़े बड़े आईएएस से लेकर क्लास 1 के पोस्ट से लेकर क्लास 4 तक के पोस्ट पर आज हमारे लोग हैं। तो ऐसी क्या चीज़ थी कि हम ये जनरेशन क्लास 1 से क्लास 4 तक आई। जैसे मैं अपने से बात करूंगा, मैं मेरे जनरेशन में पहला एक छात्र हूँ कि अभी पीएचडी तक मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैं जब सोचता हूँ कि मेरे पूरे पीढ़ी में मैं अगर पहला हूँ तो मेरे पहले क्यों नहीं पढ़े, क्या वो लोग मेरे से होशियार नहीं थे? हो सकता है उसमें एक कोई इतना भी होशियार हो कि वो कुछ अलग कर सकता था समाज के लिए, लेकिन वो लोग यहाँ तक मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक या कोई बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इसलिए नहीं जा सके क्योंकि उनके पास अवसर नहीं था। हम या मैं बहुत होशियार लोग हैं ये बात नहीं है, हमें वो अवसर मिला इसलिए आज हम यहाँ तक आए। तो ये अवसर किस लिए मिला था? ये अवसर मिला था महापुरुषों का जो संघर्ष था उसके वजह से। तो संघर्ष क्या था कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, आज हमें क्या करना चाहिए, ये यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो उसमें महात्मा फुले का जो शिक्षा था, शाहू महाराज ने जो हमें दिया था आरक्षण था, तीन ही चीज़ थी जो आज हमने मतलब आज हमारी बदली है। एक शिक्षा था, एक आरक्षण था और दूसरा था वोट का अधिकार। इस देश में मैंने पहले जैसे बोला कि एजुकेशन महंगा किया गया है, एजुकेशन खत्म कर दिया गया है। उसके बाद आरक्षण की तो आप सब लोगों ने वो मूवमेंट लड़ाई, आपको पता है कैसे आरक्षण खत्म किया जा रहा है। अब रही वोट, जो एक वोट ही था कि हमारे पास हम वोट का अधिकार यूज़ करके ये सब चीज़ें ला सकते थे, आज वो भी खतरे में है। हम ईवीएम पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ईवीएम में कुछ तो भी है, मतलब वहाँ पे भी हमारी असुरक्षितता है। तो ये तीन चीज़ थी कि जिसके वजह से हमारे में ये बदलाव आया था। आज वो बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हमें ये फिर से अगर कुछ बदलाव लाना है तो फिर से हमें शिक्षा, आरक्षण और वोट इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और समाज को बताना पड़ेगा। तो यह चीज़ सबसे मतलब इम्पोर्टेंट थी जो मुझे बतानी थी। तो दोनों जगह पे हम जब प्रियम्बल देखते हैं, संविधान देखते हैं, वहाँ भी सुरक्षा है। जब हम खुद को देखते हैं, खुद में जब जैसे एजुकेशन, हेल्थ और जॉब के लेवल पे देखते तो वहाँ पर भी हम असुरक्षित महसूस करते हैं। और जो हमें अधिकार महापुरुषों के संघर्ष से मिले थे वहाँ पर भी हम असुरक्षित हैं। तो साथियों, हमारी ये जिम्मेदारी है कि इस मूवमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो। जैसे अभी मैम ने बोला था कि बहुत कम यहाँ पे बस वही लोग आ रहे हैं जो पहले मूवमेंट में थे, उनके बच्चे नहीं आ रहे। तो हमारे महाराष्ट्र में मैंने बहुत बार देखा है, अगर वही लोग होते, बैनर हमारे पीछे का बदल जाता है, तारीख बदल जाती है, लोग भी वही होते, बोलने वाला भी वही होता है। तो मुझे लगता है कि अभी हमारे आते टाइम नेक्स्ट टाइम आते टाइम हमारा जो बेटा बेटी होगी उन लोगों को भी मूवमेंट के लिए लेके आना पड़ेगा, जो सुनेंगे तभी करेंगे। तो ये इतना ही मुझे कहना था। कहने जैसी बहुत सारी बातें थी, लेकिन समय का लिमिटेशन है, इसलिए मैं मेरी बात यहाँ रोकता हूँ। आप सभी लोगों ने ध्यान से मुझे सुना, इसलिए आपका आभार। और सुतारिया सर और बामसेट की जो भी स्टेट कमेटी, उन तमाम साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद सुमेशजी। પછી આપણે બપોરે રિસેસ પછી રાખીશું સેશન.